नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार जेएसएससी सीजीएल कंप्लीट खोटा के इस लेक्चर में आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, खोटा साहित्य की अन्य विधाएं हम लोग देख रहे हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले संस्मरण प्रारंभ किए हैं और संस्मरण का यह दूसरा क्लास है, जिसमें हम ऊड़ गेलक फुलवा रही गेलक बांस जो कि संस्मरण है और इसे गोविंद महतो जंगली के द्वारा लिखा गया है। आज के लेक्चर में हम इसे देखेंगे। फ्रेंड्स, हमने पहले लेक्चर जिसमें हमने बोरवा अडक अखय बोर संस्मरण पढ़ाया था, उसमें संस्मरण क्या है, जेएसएससी सीजीएल में कौन कौन से संस्मरण पढ़ने हैं और स्टडी फॉर गोल्स पे क्लास कैसे आएंगे, इन सब बातों पे हमने वहाँ चर्चा कर रखा है। तो हर वीडियो में संस्मरण का डेफिनेशन या फिर कौन कौन से संस्मरण पढ़ने हैं ये बताना सही नहीं होगा। तो आप और डिटेल में देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को जाके देख लीजिए, ताकि आप सिस्टमैटिक कंटेंट को फॉलो कर सकें। इन सब के अलावे अगर आप स्टडी फॉर गोल्स में नए हैं तो आपको मैं बता दूं, खोटा के करीब 11+ क्लासेस लिए जा चुके हैं, जिनमें ये कुछ प्रमुख क्लासेस हैं। तो आप अगर अभी तक इन सब क्लासेस को भी नहीं देखें तो आप बेहिचक इन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आते हैं आज के संस्मरण पे, यानी आज की जो मन परवा लेख है उस पे। आज का जो संस्मरण है वह है ऊड़ गेलक फुलवा रही गेलक बास। इसके लेखक है गोविंद महतो जंगली। तो इस संस्मरण का हम पूरा हिंदी रूपांतरण देखेंगे, साथ ही इस संस्मरण से क्या क्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते हैं, 15+ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी देखेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, इस जो टाइटल है इसका अर्थ समझिए। बहुत ज़रूरी होता है कि पहले हम टाइटल का मीनिंग समझ लें, ताकि जो उसके कंटेंट है वह आसानी से हमें याद रहें। इसका अर्थ है कि लेखक इस दुनिया से चले गए, परंतु उनकी कृतियाँ आज भी जीवंत है। ये जो संस्मरण है इसमें राधा कृष्ण के बारे में लेखक गोविंद महतो जंगली उनके साथ बिताए गए कुछ खास पलों को, मतलब उनके साथ बिताए गए यादों को संस्मरण के रूप में लिखा है। तो उसी में उनका कहना है कि वे कितने महान व्यक्ति थे, एक फूल की तरह थे। साहित्य जगत में उनका अलग ही तरह का पहचान था। तो इन सब चीज़ों की वजह से वे क्या उन्हें बोल रहे हैं, एक फूल की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो इतने उपयोगी थे। वे इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनका जो सुगंध है, उनकी कृतियों का जो सुगंध है, आज भी सोसाइटी में बना हुआ है। यही इस टाइटल का आशय है। अब चलिए आते हैं गोविंद महतो जंगली लेखक के बारे में कुछ बता दूं। तो कुछ फैक्ट हैं, कुछ डाटा जो है मुझे कहीं भी निकल के सामने नहीं आ पाया ये डाटा, तो मैं इस पर बाद में इसे मैं ढूंढ के अपडेट कर दूंगा और बाद में यदि इसका नोट्स मैं शेयर करूंगा तो वहाँ पे डिटेल में मिल जाएगा। फिलहाल आप जानिए, इनका जन्म स्थान हुआ था चेटर रामगढ़ में। इनका उपनाम है जंगली, और ये इनकी जो प्रमुख कृतियाँ का बात करें तो तितकी पत्रिका के पुनर्प्रकाशन में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इस संस्मरण के लेखक गोविंद महतो जंगली झारखंड की धरती के जन्मे लेखक राधा कृष्ण से हुई मुलाकात के अनमोल पलों का व्याख्या किए हैं। तो मेनली इसमें उनके साथ बिताए गए अनमोल पलों को बताया गया है। ठीक है, चलिए अब राधा कृष्ण का जब जिक्र आया फ्रेंड्स, इसमें पूरा राधा कृष्ण के बारे में ही बताया गया। तो आपको जानना चाहिए राधा कृष्ण कौन थे और उनकी प्रमुख कृतियाँ क्या है, क्योंकि बहुत पॉसिबिलिटी कि यहाँ से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो राधा कृष्ण फ्रेंड्स अपने जो राज्य की राजधानी है रांची के रहने वाले थे, और इनका जन्म हुआ था 8 सितंबर 1910 को रांची झारखंड में। मृत्यु हुआ था 3 फरवरी 1979 को। इनका कार्य क्षेत्र का बात करें तो ये उपन्यासकार थे, कहानीकार थे, नाटककार थे, व्यंग्यकार थे और कवि थे। मतलब साहित्य जगत का कोई सेक्टर नहीं था जहाँ पे इनके वर्क नहीं थे। इनकी प्रमुख कृतियों की बात करें तो रूपांतरण नहीं, इसको करेक्शन कर लीजिएगा, रूपांतर है। ठीक है, मैं इसे सुधार दूंगा। रूपांतर एवं सजला कहानी था ये। रामलीला, गेंद और गोल, गल्फिका एवं फुटपाथ, ये इनके कुछ प्रमुख रचनाएं जो आपको ध्यान में रखना है। राधा कृष्ण रांची में ही एक समाज कल्याण विभाग की पत्रिका आदिवासी के संपादक थे। इनमें व्यंग्य लिखने की, जो ये राधा कृष्ण थे, इनमें व्यंग्य लिखने की अद्भुत शक्ति थी। तो ये सब चीज़ें हैं, खास पॉइंट था जो आपको जानना चाहिए। अब हम आते हैं ऊड़ गेलक फुलवा रह गेलक बांस का सारांश। नहीं, लाइन बाय लाइन में इसे मैं चेंज कर दिया हूँ, ट्रांसलेट कर दिया हूँ। देखिए, पढ़ने का बेस्ट तरीका है कि मैं जो ये हिंदी रूपांतरण बता रहा हूँ आप इसे सुन लीजिए, समझ लीजिए, या फिर ये पीडीएफ मैं शेयर करूंगा तो वहाँ से स्टडी फॉर गोल्स ऐप से भी ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ से जाके आप इस पीडीएफ को एक बार पढ़ लीजिए, मैं पढ़ा रहा हूँ उसे सुन लीजिए, और इसके बाद जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसे भी ज़रूर पढ़िएगा। क्योंकि अब जब पहली बार आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में नहीं आता, लेकिन जब मैं चीज़ें हिंदी में बता रखा हूँ तो जब आप उस बुक को पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएगा। और एटलीस्ट मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि एक बार आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहिए। उसका बेनिफिट आपको क्वेश्चन करने में होंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो मैं सेट करूंगा खोटा में, तो वहाँ पे पता चलेगा क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक बार इसे पढ़ने के बाद टेक्स्ट बुक पढ़ना है। चलिए आते हैं
मुझे मुझे जब भी मैं बोलूँ, मतलब इसे बताने के क्रम में मैं बोलूँ, तो मैं का मतलब गोविंद महतो जंगली वही संस्मरण लिख रहे हैं, और समझिए उन्हीं के रूप में मैं ये कहानी को या संस्मरण को बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए। मुझे गोविंद महतो जंगली, मुझे नहीं लगता है कि राधा कृष्ण बाबू इस दुनिया में नहीं हैं। आजकल जब उनका वार्ता आकाशवाणी से सुनता हूँ तो लगता है वे मरे नहीं हैं, घर पर बैठे हैं और मैं उन्हें देख रहा हूँ। राधा कृष्ण बाबू का छाप जिंदगी में कभी मलिन नहीं होगा, ऐसा ये बोल रहे हैं गोविंद महतो जंगली। जब मैं रामगढ़ हाई स्कूल में पढ़ता था, यानी 1961-62 से कविता कहानी साहित्य पढ़ने में बहुत मन लगता था। जब मैट्रिक की किताब में लेखकों के बारे में पढ़ते थे तो लगता था कि कब इन महान लोगों का दर्शन होगा। उसी दौरान मैट्रिक का साहित्य रामलीला, मतलब मैट्रिक का जो सिलेबस होगा उसमें रामलीला इन्हें पढ़ना होगा, में राधा कृष्ण बाबू के जिंदगी का पता चला। मैं मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि ये जो महान लेखक है इनका घर रांची में है। इधर उधर पता करने पर आदिवासी पत्रिका का पता चला, जिसका पता लगाने में ये पूरा बिहार मतलब ढूंढ लिए दिए थे, मतलब कि ये सब जगह पूछ ली कि भाई कहाँ से ये छपता है, कैसे छपता है, इस तरह से वे पता लगाने का कोशिश किए थे। तब से यह पत्रिका पढ़ने लगा और संपादक राधा कृष्ण, मतलब ये जो आदिवासी पत्रिका था उसके संपादक कौन थे, तो राधा कृष्ण के कृतियों से परिचित होने लगा। 1962 में मैट्रिक पास करके एक कविता, याद रखिए ये इंपॉर्टेंट है, एगो मेरा हे यदि कलाम, तो ये कविता कौन लिखे थे, तो गोविंद महतो जंगली लिखे थे। और हिंदी पत्रिका जो उनका राधा कृष्ण का आदिवासी पत्रिका आता था उसमें छपवाने के लिए भेजे थे, और बाद में यह जो था कि उस पत्रिका में छपा था। अब जब इनका जो कविता छप गया उस पत्रिका में, अब इनका जो एक्साइटमेंट था राधा कृष्ण से मिलने का अब और बढ़ गया। अब मैं राधा कृष्ण बाबू से मिलने का प्रण ले लिया था। अब तो ये साध लिए थे, सोच लिए थे कि अब तो मुझे उनसे मिलना ही मिलना है। जब मैं हजारीबाग कॉलेज में पढ़ने लगा तब उनका लिखा उपन्यास रूपांतर, ठीक है, मैं पहले रूपांतरण लिखा गया था, मैं करेक्शन कर दूंगा, याद रखिए, रूपांतर खरीद कर पढ़ने लगा। रूपांतर एक उपन्यास है जो किनके द्वारा लिखा गया, तो राधा कृष्ण बाबू के द्वारा। पढ़ने के बाद मेरा मन उनसे मिलने के लिए और व्याकुल होने लगा। ये तो पहले से एक्साइटेड थे उनसे मिलने के लिए, अब बाद में जब ये हजारीबाग कॉलेज में पढ़ने लगे तो वहाँ पे भी उनका एक उपन्यास पढ़े रूपांतर, तो इनको और मतलब राधा कृष्ण मिलने की व्याकुलता बढ़ गया। फिर क्या था, एक दिन रविवार को उनसे मिलने मैं रांची आ पहुंचा। ढूंढते हुए उनके बैठकी खाना, मतलब जहाँ पे वे अक्सर बैठा करते थे रहते थे, पहुंच गया तथा उनके लोगों से खबर भिजवा दिया कि मैं मिलने आया हूँ। कुछ देर में ही राधा कृष्ण जी बाहर आए और पूछ बैठे, कहाँ से आयल है छुआ। इसी तरह मैं ओरिजिनल लाइन यहाँ पे कुछ जगह पे ना, मैं जो इंपॉर्टेंट है वो ओरिजिनल टेक्स्ट ही, मतलब खोटा का ही टेक्स्ट ऐड किया हूँ ताकि आपका जो है खोटा वाला इंटरेस्ट बना रहना चाहिए, ठीक है। इस पर मैं जवाब दिया, हमर बड़ी मने साध, मतलब इच्छा रहे कि हम तहर से भेंट करब, से ले हम रामगढ़ से हियाँ पहुँचल हो। आपका लिखा रूपांतर पढ़कर मुझे यह इच्छा हुआ, ऐसा लेखक बताए उनसे। आज आपसे मिलकर मेरा साध, प्रण या इच्छा पूरा हो गया। ये सब सुनकर वे बहुत खुश हुए और पूछें, आप लोग को रूपांतर कौन पढ़ाते हैं, मतलब कॉलेज में कौन पढ़ाते हैं। इस पर मैं कहा, प्रोफेसर R.S. राय। तो वही जवाब सुने। आगे वे पुनः पूछे कि किताब कैसा लगा। तब मैं कहा, अपने जन्मभूमि झारखंड की मिट्टी की सुगंध, सोंद हवा पानी और पंछियों की चहचहाट का वर्णन ही मनमोहक एवं हृदय को सुकून देने सा लगा। आगे वे फिर पूछे, ये जो जब जवाब गोविंद महतो जंगली दिए तो फिर वे पूछे कि आपको क्या लगा कि लेखक दाढ़ी बढ़ाई के साधु नियर होंगे। इस पर मैं कहा, मतलब जंगली जी बोले कि मैं सोचा कि लेखक जरूर बूढ़े होंगे, खादी का कुर्ता पहनते होंगे, धोती पहनते होंगे, और वैसा ही मैं आपको देख रहा हूँ। मेरा बात सुनकर वे हंसे और थोड़ी देर चुप रहे। आगे चाय पानी हुआ। इसी दौरान वे रामगढ़ के हरिहर पाठक, कैथा के जोगिदा महतो, गोला के चुनी बाबू और महेश गोलवार का हालचाल पूछे। तो मैं हैरान रह गया कि राधा कृष्ण बाबू के हमर गांव घर के गणमान्य लोगों को कैसे जानते हैं। तो इस पे बड़ा लेखक को हैरानी हुआ कि मतलब जो लेखक रामगढ़ से गए थे वहाँ पे और अचानक राधा कृष्ण बाबू बोल दिए कि फलना फलना इनके गांव के जो गणमान्य लोग थे उनके बारे में ये जिक्र कर दिए, तो ये जो गोविंद महतो जंगली थे हैरान रह गए। मेरा मन पढ़कर, तो जब ये मैं हैरान रहा तो उनका मन, मतलब राधा कृष्ण उनका मन पढ़कर कहने लगे कि 1942 के रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के समय तखन हम रामगढ़े ढेर दिन तक रहल हलो, सही समय वो आस पास के खाइते बड़ी स्वाद लागल हले। कि मतलब 1942 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था रामगढ़ में,
तो उस दौरान लेखक वहाँ पे रहे थे, वहाँ के खान पान, वहाँ की जो प्रकृति है, ये सब चीज़ें उन्हें बड़ा पसंद आया था। और उसी दौरान इनके क्षेत्र के जो महेश गुलवार वगैरह जो लोग थे उनसे मुलाकात हुआ था और उसी समय से ये राधा कृष्ण उन सबको जानते थे। उनका नेतागिरी का बयान सुनकर मैं बीच में ही टोक दिया, कखनो कखनो हमरों लीडरी करे के साथ साध है, मतलब इच्छा लागे है और मुखिया प्रमुख एमएलए बने के मन है। तब वे बोले, बाबू जब बनोगे तो गरीब और मेहनत करने वालों का भलाई करना। उनका यह बात आज भी मुझे याद है और संयोग देखिए कि आज मैं मुखिया बना हूँ। मतलब उस जब ये लिख रहे हैं गोविंद महतो जंगली ये संस्मरण, उस दौरान वे मुखिया भी बन गए। मतलब कि लक देखिए कि संयोग देखिए कि वे उस दौरान पुराने समय में राधा कृष्ण के साथ जिक्र कर रहे थे कि मैं राजनीति में आऊँगा, मुखिया बनूंगा, एमएलए बनूंगा, और देखिए कि वे अभी बने हुए हैं। आखिरी समय में उन्हें लकवा मार दिया और इस माटी का एक मजबूत खूंटा हिल गया। मेरा इच्छा था कि उनको एक बार अपने घर बुलाकर छिलका रोटी, ये चावल का एक रोटी बनता है, काफ़ी टेस्टी होता है, खिलाने का उनका इच्छा था। लेकिन उससे पूर्व ही राधा कृष्ण बाबू सिराई मतलब उनका देहांत हो गया। ई झारखंडे माटी ले जन्मल बाढ़ल धमके वाला फूल उड़ गेला, मगर ई माटी ऊ फुलवाक बास रही गेला। देखिए मैं ओरिजिनल लाइन यहाँ पे डाल दिया हूँ क्योंकि यहीं से इस संस्मरण का टाइटल बना है कि राधा कृष्ण एक फूल की तरह हैं, वे बहुत उपयोगी हैं, अपने समाज को सुगंधित कर रहे हैं, समाज के बारे में सोच रहे हैं, समाज के कल्याण के बारे में सोच रहे हैं। परंतु अब वे नहीं है, वे दुनिया से चले गए, लेकिन जो उनकी कृतियां हैं, उनका जो वर्क है, उनका जो समाज के प्रति समर्पण था, समर्पण भाव था, वह आज भी हमारे समाज में विद्यमान है, ऐसा लेखक कह रहे हैं। मेरा साहित्यिक रुचि देखकर वे कहे थे, हिया झारखंडिक नदी नाला बोन पिहार पर्वत झरना दह धाध हेन तेन प्रकृति के विषय लिख, हिया के संस्कृति संबंधी कल्पिक माने कल्पना करके माध्यम से जगाव, ई माटी गरीब आदिवासी लोकवय के उठाव। मतलब उस समय वे जो परिस्थिति थी 1940 या 1950 या 1960 के आसपास कि जो यहाँ के लोकल आदिवासी थे उन पर पहले तो अंग्रेज़ों ने सितम ढा रखा था, उतना उनके वेलफेयर के लिए कुछ काम किया नहीं था। बाद में कुछ और भी हमारे समाज के सामाजिक कुरीतियाँ थी जिसके वजह से ये तबका जो था, आदिवासी तबका था, वह वंचित रहा। तो इन सब को लेकर वे काफ़ी दुखी होते थे, इन सब को उगाने का उनके अंदर तीव्र इच्छा था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे लेखक बता रहे हैं। उन खरा हियाँ का आदमिक शोषण देख नाय सोहा हल। वे गरीब आदिवासी हरिजन मेहनत करने वाले लोगों से बहुत प्रेम करते थे, रात दिन उन्हें जागरूक करने में लगे रहते थे। हाँ, वे रांची रेडियो से खुश नहीं रहते थे। क्यों? तो वहाँ पे क्या था, रांची रेडियो में अफसरशाही था और वहाँ पे अगर आपको कुछ अपने आर्टिकल छपवाने हैं या फिर अपने कहानी बताने हैं या फिर किसी प्रकार का रांची रेडियो का मदद लेना है तो वहाँ पे क्या था कि मछली मुर्गा ये सब घूस के रूप में देना पड़ता था। तो ये सब चीज़ें से वे घृणा करते थे और कहते थे रांची रेडियो के संबंध में कि रांची रेडियो में हम लोग अपन कविता नाटक कैसे प्रसारण करवाएंगे। आज राधा कृष्ण बाबू हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन कभी कभी रह रहकर उनके बताए बात आज भी याद रहते हैं, लेखक को ऐसा महसूस होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये कहानी समझ में आ गया होगा, ये संस्मरण समझ में आ गया होगा और आपके दिमाग में यह बैठा रहेगा। और आप अब मैं 15 क्वेश्चन बताऊंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप 15 में से 15 क्वेश्चन का आंसर करेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे और ताकि हमारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में रहे और हम ये भी देखेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है। फ्रेंड्स, ध्यान रखिए कि हमारी कंटेंट पढ़िए और इसके साथ क्या है कि आप ओरिजिनल टेक्स्ट बुक भी ज़रूर पढ़िएगा। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सब कुछ चीज़ें मैं बोलता हूँ तो उसे फॉलो करना है, ये आपके वेलफेयर के लिए ही बोलता हूँ। कुछ प्रमुख शब्द हैं, बाकी कुछ मैं ऐड भी करूँगा। शाद का मतलब होता है फ्रेंड्स इच्छा, आला ठन का मतलब होता है व्यंग्य, भाई भी गुइन के मतलब भाँप कर सोच समझ कर मतलब अंदेशा हो जाना, कखनू कखनू मतलब कभी कभी, और कल्पे का मतलब देखिए कल्पना होता है, कल्पे मतलब कल्पना होता है। ठीक है, तो ये कुछ है आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा झारखंड सचिवालय कंप्लीट खोटा कोर्स के लिए आप अभी आज ही स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे कंप्लीट वीडियो लेक्चर PDF नोट्स वगैरह अवेलेबल है, तो आप उसका भी बेनिफिट उठा सकते हैं। चलिए, उड़ गिलक फुलवा रह गिलक बाज से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को देखते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंडिक हिंदी कथाकार राधा कृष्ण ऊपर लिखल संस्मरण हके। तो इसका सही आंसर है उड़ गिलक फुलवा रह गिलक बाज। एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसी तरह से आता है, चूँकि सिलेबस इतना बड़ा है कि खूब डीपली जाके क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है।
तो अभी तो आप एक कहानी पढ़ते तो फटाक से आंसर आपके दिमाग में रहता है कि अरे मैं तो तुरंत कर दूंगा, लेकिन जब आप पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे और वहाँ पे अचानक आएगा क्वेश्चन, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे, सस्पेंस में जाएंगे, तो वहाँ पे सब आंसर नहीं कर पाएंगे और आपका 2 क्वेश्चन गलत हो जाना मतलब आप कंपटीशन में बहुत पीछे हो जाते हैं। तो एक एक क्वेश्चन का महत्व समझना है, एक एक क्वेश्चन को इतना रिवाइज करना है कि वो छूटना नहीं चाहिए। बाकी पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मैं 100 क्वेश्चन का बैक टू बैक प्रैक्टिस करवाऊंगा। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ बाद में क्यों कराऊंगा, क्योंकि मैंने आपको हर सब्जेक्ट का हर टॉपिक पढ़ा रखा हूँ, तो मैं आपको कोरिलेट करके बताऊंगा कि कहाँ पे मैं ये चीज़ बताया था, और उस प्रकार से हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। डेली 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, ठीक है। साथ ही वो ऐप पे भी टेस्ट के रूप में अवेलेबल रहेगा। दूसरा है उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास संस्मरण के लिखल है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, गोविंद महतो जंगली, इनका उपनाम था जंगली। जंगली उपनाम हके तो गोविंद महतो का उपनाम था जंगली। रूपांतर उपन्यास के लिखले हैं, तो ये भी प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि रूपांतर उपन्यास के लिखले, क्योंकि संस्मरण में इसका जिक्र है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेखक राधा कृष्ण। रूपांतरण एक क्या है, हिंदी साहित्य का एक उपन्यास है। तो देखिए कुछ भी प्रश्न बन सकता है। मैं ज़बरदस्ती यहाँ 200 क्वेश्चन बना दूं अगर इस टॉपिक से, तो वो सही नहीं है। बात है फैक्ट को जानना है, एक ही क्वेश्चन को 4 तरह से मैं बना के प्रस्तुत नहीं कर सकता, ठीक है। आपका समय मैं बहुत समझता हूँ, मैं मतलब इधर उधर देखता हूँ। देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना तैयारी में अपने समय का महत्व समझना, कि आपको किस चीज़ के लिए कितना समय लगाना है। जो चीज़ आपको 20 मिनट में कंप्लीट हो जाता है तो उसको 20 ही मिनट में कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि आप चले गए हैं लाइव क्लास में और पता चल रहा है माइक सेट करने में आपको 15 मिनट आपको वेट करवाया जा रहा है। तो ये आपको समझना है अपने समय का महत्व। मैं बार बार कहता हूँ टेक्स्ट बुक पढ़िए, ऑनलाइन कोर्सेज का वहीं पे जाके आप जिक्र उठाइए, मतलब वहीं पे उसका फ़ायदा उठाइए जहाँ पे वो चीज़ें नहीं टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है, ठीक है। अभी जो मैं बता रहा हूँ टेक्स्ट बुक में आपको नहीं मिलेगा, नहीं अवेलेबल है, इसलिए आप इसे फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ है टेक्स्ट बुक में उसके लिए आप जाके 1-1 घंटा 10 मिनट का कंटेंट को अगर 2-2 घंटा में आप पढ़ रहे हो तो मतलब आप कंपटीशन में पीछे जा रहे हो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। 5वां प्रश्न मैं बता चुका हूँ कि रूपांतर हजारीबाग कॉलेज के पढ़वाले, नहीं ये नहीं बताया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये भी देखिए पूछा जा सकता है क्योंकि यह संस्मरण में आया है। रूपांतर हजारीबाग कॉलेज के पढ़वाले तो प्रोफेसर RS राय, ठीक है। 6ठा प्रश्न है हरहरी पाठक जोगिदा महतो चुन्नी बाबू और महेश गोलवार के हलथिन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेखक गाँव के गणमाइन लोकवाइन राधा कृष्ण बाबू के दोस्त। तो ये दोनों सही है, इनके दोस्त भी थे और इनके गणमाइन लोग थे, ए और बी दोनों। बाकी आप ऑप्शन देख के एग्जाम में टिक कर लीजिएगा, ठीक है। 7वां प्रश्न है तखन हम रामगढ़े ढेर दिन तक रहल हलो सही समय ऊ आस पासे के खाइते बड़ी स्वाद लागल हले, केकर कहल हके, तो यह राधा कृष्ण बोले थे, ठीक है। उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास संस्मरण सबले पहिल कौन किताबें छपल हले, तो खोटा गद्य पद्य संग्रह में यह छपा था। देखिए इसको सुधार लीजिए, थोड़ा सा मैं सुधार दूंगा। 1989 में यह छपा था और बाद में यह 2020 में इसका क्या था कि मतलब बाद में इसका दोबारा पब्लिश हुआ था 2020 में। मतलब अभी जो मार्केट में आप किताब खरीदेंगे वो 2020 वाला है और इससे पहले 1989 में हुआ था, ठीक है। आदिवासी पत्रिका के संपादक है, तो आदिवासी पत्रिका के संपादक कौन है, तो संस्मरण के अकॉर्डिंग राधा कृष्ण बाबू आदिवासी पत्रिका के संपादक हैं। एगो मेरा है यही कलाम, ये हिंदी कविता के लेखक हैं, तो इस हिंदी कविता के लेखक कौन है, तो गोविंद महतो जंगली हैं। और यहाँ पे पूछ सकता है कि एगो मेरा एक कलाम कौन पत्रिका छपा था, कौन पत्रिका में छपा था, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं आदिवासी पत्रिका में 1962 में छपा था। बांस माने क्या होता है, तो बांस का पेड़, सुगंध, यादें, यही सब है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सुगंध होता है। सुगंध के सेंस में यहाँ पे यूज किया गया है। 12वां है राधा कृष्ण ई में केकर से खुश नाय हलथिन, गोविंद महतो जंगली से, रांची रेडियो से, चुन्नी बाबू से, पंचम महतो से, जिसका सही आंसर है रांची रेडियो से वे खुश नहीं थे। क्यों नहीं थे, तो ये सब चीज़ें ही मैं जब 100 बताऊंगा वहाँ पे आपको कोरिलेट करके बताऊंगा, ठीक है। 13वां प्रश्न है राधा कृष्ण के मृत्यु के संबंध में सही कथन चुना, तो क्या लकवा मारने से हुआ था, बीमारी से हुआ था, रोड दुर्घटना हुआ था या कोई नहीं, तो इसका सही आंसर है लकवा लगने से इनका अंतिम समय मृत्यु हुआ था 3 फरवरी 1979 में। बाकी राधा कृष्ण का जन्म कब हुआ, रामलीला, ये सब के लेखक कौन है, तो इस तरह के भी प्रश्न बन सकते हैं, तो बाकी नोट्स देखिए वहाँ से समझ सकते हैं। इसी प्रकार अगर किसी प्रकार का क्वेरी है तब ये स्टडी फॉर गोल्स का नंबर है 8986772733, आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, और हो सकता है रिप्लाई में आपको थोड़ा देरी हो तो वेट करना है, ठीक है। इसके अलावा JSSC CGL क्लासेस तो ये आते रहेंगे यूट्यूब पे,
लेकिन इसके अलावे आप स्टडी फॉर गोल्स एप्लीकेशन के माध्यम से व्यवस्थित रूप से जेएसएससी सीजीएल झारखंड सचिवालय का जो कंप्लीट खोटा का कोर्स है उसे प्राप्त कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर, चैप्टर वाइज सेक्शनल टेस्ट, हैंड रिटेन पीडीएफ नोट्स, विगत वर्ष के प्रश्न और फुल लेंथ खोटा टेस्ट और डॉट क्लियरेंस के लिए व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पे मैं पर्सनली आपको गाइड कर रहा हूँ। किसी भी प्रकार का क्वेरी होता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं। साथ ही मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि अभी और ज़्यादा धीरे धीरे मैं व्यवस्थित रूप से आपको ग्रुप में टास्क दूँ और आपको किसी तरह का मतलब किस तरह से सही स्ट्रैटेजी में पढ़ना है या भी मैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बता रहा हूँ। तो आप अगर इस कोर्स से नहीं जुड़े हैं तो बेहिचक जुड़ सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए हमने जितना मिनिमम प्राइस हो सकता था ₹499 इस कोर्स को रखने का प्रयास किया है। अब मार्केट में देखेंगे तो 10,000, 5,000, 3,000 इस तरह से चार्जेस हैं, तो ये वेलफेयर में है, ठीक है। आप इसे परचेज कर सकते हैं, स्टडी फॉर गोल्स को सपोर्ट कर सकते हैं। और वन मोर थिंग कि अगर कोई ऐसा बंदा है जो यह भी देने में सक्षम नहीं है तो प्लीज़ मैं जो नंबर बताया हूँ उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। पैसे के अभाव में कोई बच्चा छूटना नहीं चाहिए। ये मैं खास करके जो झारखंड के बंदे हैं वे छूटने नहीं चाहिए, तो ये मेरी तरफ से वेलफेयर में है। तो आप डायरेक्ट उस पर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं जैसे फ्री होऊंगा मैं आपको सारे कंटेंट ऐसे ही अवेलेबल करवा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन क्या है कि अगर आप सक्षम हैं, आप चाहते हैं कि इन सब कंटेंट के लिए मैं स्टडी फॉर गोल्स को सपोर्ट करूँ, तो आप बेहिचक इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। 499 का है और यहाँ से आपको एप्लीकेशन का एक्सेस मिल जाएगा और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा जेएसएससी सीजीएल का फ्री टेस्ट हर वीक लगभग स्टडी फॉर गोल पे 2 to 3 फ्री टेस्ट आते हैं, ठीक है। इन सब के अलावा अगर आप 10 फुल लेंथ टेस्ट में और इनरोल होना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को भी परचेज कर सकते हैं। या स्टडी फॉर गोल्स का आइकन है, आप प्ले स्टोर पे जाइए, स्टडी फॉर गोल्स सर्च कीजिए, वहाँ से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐप का लिंक दिया गया है। बाकी फ्री कंटेंट आते रहेंगे रेगुलर, वीक में 2 से 3 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलते रहेंगे। जेएसएससी सीजीएल झारखंड सचिवालय, देखिए खोटा भाषा का भी फ्री टेस्ट आपको एक खास इंटरवल पे दिया जाता है। 1-2 दिनों में यह आएगा, एप्लीकेशन पे आपको अपडेट किया जाएगा। कल आपको अगर 1-2 दिनों में आपको फिलहाल जेएसएससी सीजीएल का जो प्रीवियस ईयर पेपर है वह इवनिंग 4 PM में दिया जाएगा, तो उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, समय का महत्व को समझते हुए एक सही स्ट्रैटेजी से तैयारी करते रहिए, क्योंकि कोविड-19 ने आपका ऑलरेडी बहुत एक कीमती समय को जाया किया है। तो बार बार ये जो समय गैप हुआ है इसे भरना है, भरपाई करना है अपनी मेहनत से। अभी अपना एक भी मिनट बर्बाद नहीं करना है। और देखिए, पढ़ता सबको ही है, लेकिन एक सही स्ट्रैटेजी होना चाहिए, ठीक है। मैं कुछ चीज़ें मैं बार बार रिपीट करता हूँ, टेक्स्ट बुक फॉलो करना, हर वीक प्रैक्टिस सेट्स लगाना, तो ये सब चीज़ें कुछ है जिसे फॉलो करना है। और हर समय जो जो चीज़ें वीक है, मान लीजिए किसी का मैथ कमज़ोर है, रीजनिंग कमज़ोर है, तो पता चला मैथ और रीजनिंग को पूरी तरह से छोड़ के केवल झारखंड जीके में लगे हुए हैं, तो दैट इज़ नॉट गुड थिंग। आपको एक सही स्ट्रैटेजी से पढ़ना है और फिर फुल लेंथ टेस्ट लगाना है। और एकदम बड़े से जहाँ पे एकदम डेली नज़र जाता हो ना, वहाँ पे एक पेपर शार्ट चिपकाइए और वहाँ पे लिखिए कि फलना टेस्ट में मैंने 150 क्वेश्चन में मात्र 40 सही किए हैं। और फिर अगला बार जो टेस्ट दीजिए तब देखिए कि उसमें 65 हो रहा है या नहीं, 70 हो रहा है नहीं है, 90 हो रहा है या नहीं, 120 जा रहा है नहीं। बड़ा सुकून मिलेगा कि मैं 40 से पहुँच गया हूँ, 130 क्वेश्चन सही बना रहा हूँ। तो ये है कि आपको दिखना चाहिए आपका जो प्रोग्रेस हो रहा है सो, ठीक है। बाकी मैं हूँ अपने डेली करंट अफेयर की वीडियोज़ के साथ गाइड करता रहूँगा आपको। और मैं एक रिक्वेस्ट भी है कि एक वीडियो को मतलब 16 मिनट का वीडियो बनाने के लिए मुझे 16 घंटा का मेहनत लगता है। तो आप अपना 16 सेकेंड या 1-2 मिनट निकाल के हमारे कंटेंट को शेयर किया कीजिए, अपने स्टेटस में लगाया कीजिए, ताकि हर बंदा तक हमारा जो एक्चुअल कंटेंट है वह पहुंच सके, ठीक है। आपको एक ही सीट चाहिए, अगर बाकी के 2000 सीट पे आप चाहते हैं कि डिजर्विंग कैंडिडेट भी आएँ तो आप इसके लिए आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, ये थ्योरी लेके चलना है, आप लाइफ में ज़रूर सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अच्छे से सही स्ट्रैटेजी से तैयारी करते रहिए। मैं इसी प्रकार से मिलते रहूँगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।